Class 11C. Good morning to all of you. So today I will discuss chapter number first, evaluation of accounting and basic accounting terms. What is today I will discuss profit, gain and loss and expenses. Suppose for profit, it is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprises for one accounting period. Profit increases the investment of the owners. यानी it is the excess of total revenue. ठीक है. Suppose profit, अगर हमारे पास टोटल मनी है ₹2 लाख, ठीक है, हमने 2 लाख रुपया कमाया, जिसमें से हमने ₹10,000 एक्सपेंसेस किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा एक्सपेंस किया जो बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट का काम करता हो, यानी 2 लाख रुपीस का हमने प्रॉफिट कमाया और बदले में हमने 20,000 रुपीस का एक्सपेंसेस किया, तो हमारे पास करेक्ट यानी एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 1,80,000। 2 लाख रुपए कमा करके अगर 20,000 रुपए का हम कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो हमने कमाया कितना? 1,80,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, गेन। इट इज अ मॉनेटरी benefit, profit or advantage resulting from events of the transaction which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case or appreciation in the value of an assets. For example, if a building costing ₹10 lakh, ठीक है, 10 लाख की बिल्डिंग, ठीक, तुमने उसको 12 लाख रुपीस में सोल्ड कर दिया, सो हमने कितना गेन किया उसमें? अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू थी, बिल्डिंग की जो वैल्यू थी ₹10 लाख, और हमने सोल्ड कितने में कर दिया उसको? 12 लाख, तो हमको 2 लाख रुपए का क्या हुआ? गेन। दिस इज कॉल्ड गेन। ठीक है, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि in a monetary benefit, profit or advantage resulting from events, transactions which are incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case or appreciation in the value of an assets. For example, if a building costing ₹10 lakh is sold 12 lakh, so 2 lakh will be gain on the sale of building. बिल्डिंग को खरीदा था 10 लाख और हमने सोल्ड कितने में किया? 12 लाख में, तो 2 लाख का क्या हुआ? गेन। ठीक। नाउ लॉस, यू नो वेरी वेल लॉस। सपोज अगर हमारे पास इनकम और एक्सपेंस, याद रखना हमेशा कि इनकम अगर ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में, और अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा, तो इसका मतलब हम लॉस में। सपोज हमारे पास टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम थी ₹10 लाख और हमारे एक्सपेंसेस थे यानी खर्चे थे 12 लाख का, हमने कमाया 10 लाख और 12 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 2 लाख रुपए हम क्या है? सीधा सीधा लॉस में। दिस इज कॉल्ड लॉस। नाउ आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द सेकेंड टॉपिक, expenditure. What is expenditure? Expend. So any disbursement of cash or transfer of property incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. It means that any type of payment for the receipt or benefit of a benefit is termed as expenditure. Expenditure may be classified into 2 categories. The first one capital expenditure, second one revenue expenditure. Capital expenditure क्या है? कोई भी हम लोग मशीनरी खरीदते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो हमारा भले से हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने मशीनरी परचेज की, ठीक है, तो किस टाइप का एक्सपेंस है वो, किस टाइप का एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम उससे मशीनरी क्या है हमारी, मशीनरी हमारे पास आई, ठीक है, भले से वो एसेट्स है,
लेकिन उसका पैसा हमारे कैपिटल से क्या होगा। तो ये दो तरीके का हमने बताया ना, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इन एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी is a capital expenditure. Such expenditures yields benefit over a long period and hence written in the assets. यानी जो मशीनरी करते हैं, खरीदे हैं, ये परचेज किए हैं, मशीनरी एक बार जब बिल्डिंग में लग गई हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो जब एक बार लग गई हमारे पास तो हमने अपनी कैपिटल से ही पैसा निकाला होगा। वो भी हमारी क्या है, कैपिटल तो कैश में ही होती है, लेकिन और भी जैसे मशीनरी है, भले से हमारी एसेट्स है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे आने वाले 10 साल 20 साल तक मशीनरी हमारे पास रहती है, फर्नीचर हमारे पास रहता है। तो इसका मतलब हम ये कह लेते हैं कि हमारा कौन से नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हेंस रिटन इन एसेट्स। इसका मतलब है ये खर्चा हम इस मशीनरी पर तो करते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल तक हम इसका फायदा लेते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू trading in profit and loss account. Such expenditure does not result in an increase the earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. It also does not bring into existence assets of enduring nature. अगर कोई ऐसा खर्चा जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, जैसे ऑडिट फीस हो गई, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये क्या है, रेवेन्यू को हमने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये सब खर्चे किए। जैसे अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, आने वाले एक बार हमने 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। जैसे सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है शुद्ध प्लस। ठीक है, कंपनी है शुद्ध प्लस। ठीक, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका सपोज करो हमने इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्चा किया, 2 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। ठीक, सो आने वाले 20 सालों तक इतना एडवर्टाइज करा दिया है, ये बिजनेस अपने आप रन कर जाएगा, अपने आप चल जाएगा। तो हम ये कहते हैं 2 करोड़ रुपए हम एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल का फायदा लेने के लिए। तो ये इससे आने वाले सालों में हमको क्या मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगी, यानी हमको पैसा मिलता ही जाएगा इसके बदले में। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस लाइक रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। सो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, तो रिसीव वर्ड जो होता है, रिसीव वर्ड वो हमारी क्या होती है, रेवेन्यू, रिसीव वर्ड। ठीक है, रिसीव वर्ड हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। यानी अगर हम किसी से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीजें क्या है, रेवेन्यू। ठीक, इनकम यानी revenue is related within the day-to-day affairs of the business and should be regular basis in nature. As such, the amount of capital introduced by the proprietor of borrowing loan is not revenue. ठीक है, चलिए इनकम is different from revenue. Amount received from sale of goods is called revenue, and the cost of goods sold called expenses. Surplus of revenue over expenses is called income. For example, चलिए इनकम की बात, यानी द गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख और उसको बेचा कितने में गया, 5 लाख। द सेल अमाउंट इन 5 lakh is the revenue and the cost of 4 lakh and its expenses, the difference between 1 lakh is the income.
अगर हम कोई गुड्स है, गुड्स की कॉस्ट है ₹2 लाख, ठीक, सोल्ड कर रहे हैं हम 3 लाख में, तो 1 लाख रुपया हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपया हम इसको क्या बोलेंगे, हमने 2 लाख रुपया लगाया था, गुड्स को खरीदा और उसको सोल्ड किया है 3 लाख में, तो हमने कितना कमाया है, हमारी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स अगर हम पूछें तो सीधा तुम लोग बोलोगे कि सर दिस इज अ आर्ट, लेकिन ये आर्ट नहीं होता। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज, यानी एनी कैश और गुड्स विथड्रॉ फॉर अ पर्सनल और प्राइवेट यूज। ठीक है, एनी कैश और गुड्स का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या है, अगर हमारे पास बिजनेस में हमारे पैसा जो है वो 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपीस, ठीक, और हमने ये कहा एनी कैश और गुड्स विथड्रॉ फॉर अ पर्सनल, यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है पर्सनल पर्पस के लिए, जिससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हमारे एक पार्टनर थे जिन्होंने कंपनी से 2 लाख रुपया निकाल लिया, यानी कैपिटल सीधा सीधा रिड्यूस हो जाएगी। अब नई कैपिटल 10 लाख से घट कर कितनी हो जाएगी, 8, तो वो 2 लाख रुपए क्या है, 2 लाख रुपीज। एनी कैश गुड्स विथड्रॉ फॉर अ पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज, अगर कैश और गुड्स कोई पार्टनर कंपनी का 2 लाख रुपया अगर अपने पर्सनल खर्चे में, पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल लिए या प्राइवेट यूज के लिए निकाल लिए, प्राइवेट प्लस पर्सनल बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, और पर्सनल और प्राइवेट, ठीक है, सो 2 लाख रुपए उसने कैपिटल से निकाला है, ये मान लेंगे, तो हमारे इतने से क्या हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस, हमने 10 लाख रुपए लगाया था, अब हम सीधा सीधा किसी पार्टनर से पैसा 2 लाख रुपए निकाल लिया, तो इसका मतलब है हमारी कैपिटल घट के 8 लाख रुपए होगी, जो सीधा सीधा कंपनी को लॉस है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, सो डिस्काउंट आई विल डिस्कस। 2 types of discount, 2 types. First one, trade discount, and second one, cash discount. Trade discount, suppose करो 1 लाख का गुड्स खरीदा, ठीक है, जिस पर 20,000 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला, तो हमको देना कितना पड़ा, 80,000। तो बुक्स में जो भी हम एंट्री करेंगे वो 80,000 करेंगे। वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिड्यूस करके दिखा देते हैं। ठीक, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट यानी सपोज करो प्रॉम्प्ट पेमेंट, अगर हमने गुड्स सोल्ड किया था डेटर्स को उधार में ₹2 लाख का, वो डेटर्स काफ़ी दिनों से पैसा नहीं दे रहा था, तो हम ये मान लेंगे, हम उसको एक ऑफर देते हैं कि अगर तुम, और या दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम कोई गुड सोल्ड करते हैं, ठीक है, कोई गुड सोल्ड करते हैं, ठीक है, हमने उससे बोला अगर तुम तुरंत पैसा दोगे तो हम तुमको प्रॉम्प्ट पेमेंट जिसको बोलते हैं, तुरंत पैसा अगर दोगे तो हम तुमको कितने % का डिस्काउंट है, 20%। कैश डिस्काउंट्स को हम बुक्स में शो ऑफ करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम शो ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर और टू इट्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन देयर लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी क्या है, फिक्स परसेंटेज, यानी अगर 2
10% अगर हमने शो कर दिया, कैटलॉग में दिया है कि हमने 10% आपको डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, तो उस ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री तो हम बुक्स में नहीं करते हैं, खाली हम माइनस करके सीधी एंट्री पास कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, if a seller allows 2% discount of payment within a week, it will be called cash discount and it will be always recorded in the books। यानी हमने ये बताया ना, दो तरीके का डिस्काउंट, पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का हम पोस्टिंग बुक्स में नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की पोस्टिंग हम बुक्स में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, रीबेट। व्हाट इज रीबेट? rebate it's just like a discount. So rebate, it is a reduction in the value of goods sold allowed by the seller after the goods have been sold. It is allowed by the seller for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. For example, rebate may be allowed because of poor quality of goods sold or goods being not as per specifications. यानी हमने माना था कि गुड्स बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर वो पुअर क्वालिटी का है तो हम वहाँ पे क्या चार्ज करेंगे? रीबेट चार्ज करेंगे। 1 लाख के बदले में हमने उसको ये कह दिया कि 70,000 रुपीज़ में ही आप ले जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे वो 30,000, चूँकि गुड्स की क्वालिटी क्या थी? पुअर थी, इसीलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? रीबेट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। 1 लाख के गुड्स को हमने बेच दिया 70,000 में, 30,000 का तो लॉस हुआ ही हुआ, इसलिए वहाँ पे हम डिस्काउंट ना बोल करके हम उसको क्या बोलेंगे? रीबेट, ठीक। नाउ नेक्स्ट, एंट्री। व्हाट इज एंट्री? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन 11th क्लास इन होल बुक ऑफ अकाउंट, एंट्री। व्हाट इज एंट्री? ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एंट्री। कोई भी गुड्स अगर हम परचेज करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो हर एक पार्ट का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। So entry, when a transaction or event is recorded in the books of account, it's called entry। यानी अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास गुड्स आता है और बदले में हम क्या दे देते हैं? पैसा। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स आने की भी एंट्री होगी और जाने क्या गया बदले में हमारे पास से? पैसा गया। तो दोनों का ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, वो रिकॉर्डेड वे में होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बैड डेट्स, ठीक। बैड डेट्स, सपोज गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी रुपीज 20,000, और गुड्स, जब भी हम नाम की बात करेंगे वहाँ कैश का यूज़ नहीं हुआ। हमने गुड्स को सोल्ड किया मिस्टर वी को क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेसिस पे। अगर नाम होगा तो क्रेडिट बेसिस, इट मीन्स उधार पे सोल्ड किया, कैश का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये मान लिए कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी 20,000, यानी हमने सोल्ड कब किया था? 1 4 को, लेकिन पूरे 31 मार्च कंप्लीट होने तक हमको पैसा नहीं मिला, यानी वो पार्टी हमको पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि पैसा हमारा डूब गया, तो हम ये मान लेंगे वो इट्स कॉल्ड बैड डेट्स। नाउ द बैड डेट्स, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। यानी हमारे पास इररिकवरेबल, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, मिस्टर बी आज ना कल पैसा देंगे, और मिस्टर बी क्या है हमारे लिए? डेटर्स, ठीक है। सो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी इट्स अ डेटर्स, और डेटर्स हमको अगर पैसा नहीं देते हैं किसी भी कंडीशन पे, उनकी सिचुएशन मार्केट में ख़राब है, तो हम ये मान लेंगे 20,000 रुपीज़ हमारा इररिकवरेबल है, वो पैसा नहीं मिलेगा। सो इट्स कॉल्ड बैड डेट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। अ पर्सन, नेक्स्ट थिंग, इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है? A person or an enterprise which is a position to pay debts is called insolvent, ठीक है। A person and enterprises which is not in a position to pay its debts, it's called insolvent। ऐसा पर्सन या ओनर जो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसको हम क्या मान लेंगे? पूरी तरीके से वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब मिस्टर बी
मिस्टर बी, जिसको हमने गुड सोल्ड किया था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस का, ठीक है। सो अगर ये पैसा नहीं दे पाया, मार्केट में किसी को भी पैसा नहीं दे पाया, इसकी शॉप बंद हो गई पूरी तरीके से, तो हम ये मान लेंगे ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। नाउ सॉल्वेंट, अ पर्सन विच इज इन अ पोजीशन टू पे बैक्स। अब अगर ये पैसा दे देता है तो सॉल्वेंट, और अगर ये पैसा नहीं दे पाया तो क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट, ठीक है। स्टोर्स, अब देखो भाई स्टोर्स क्या होता है। The term stores is used to denote material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not to resale. Example are lubricants, spare parts, machinery, packing material. चलिए, स्टोर्स क्या, स्टोर्स का मतलब क्या है? अगर हम कोई मशीनरी अगर मंगाते हैं तो उसके पास, हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत बड़ी मशीनरी होती है, और मशीनरी अगर हम प्रोडक्शन के लिए मंगाते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास पार्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास लुब्रिकेंट की नीड होगी, उसके लिए स्पेयर्स की नीड है, तो उसके लिए सपोज पैकिंग मटेरियल की नीड है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टोर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी स्टोर्स बनाती है, वहाँ पे सारे सामान रखे जाते हैं, वो चाहे लुब्रिकेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड हो, चाहे वो पैकिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, turnover. Turnover means total sales made in a particular period. Livestock, यानी domestic animals such as cattle or horse are known as livestock. अगर हम ये कहें horse purchase, ठीक है, ₹2 लाख, और goods purchase ₹2 लाख। तो हॉर्स परचेज कर रहे हैं या कोई एनिमल अगर हमने परचेज किया तो वहां लिखेंगे लाइव स्टॉक, ठीक है। और अगर गुड्स को परचेज किया तो हम क्या लिखते हैं, परचेज। अगर हम ये कहें हॉर्स परचेज ₹2 लाख, तो हमारी बुक्स में हॉर्स अकाउंट से एंट्री नहीं है, या परचेज अकाउंट से नहीं है, सीधा उसको मानेंगे हॉर्स क्या है, लाइव स्टॉक है हमारा, ठीक है। लाइव स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विद इन द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं पॉलिस्टर का, तो हो सकता हो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम शेयर्स डिवेंचर्स में बाहर इन्वेस्ट करें पैसे को, SIP करें या कहीं भी इन्वेस्ट करें उस पैसे को, तो उस पैसे के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि हमको प्रॉफिट, यानी हम ये मान के इन्वेस्ट करते हैं, ये मान के हमने डिवेंचर परचेज किए, ये मान के हमने शेयर पर पैसा लगाया कि उससे भी कुछ पैसा मिलेगा जो बिजनेस को प्रॉफिट का काम देगा, ठीक है। तो उस केस में हम ये मान लेते हैं, वो क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट। नाउ द लास्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, GST। सो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, VAT, सर्विस टैक्स have been merged into a single tax named GST. One nation, one tax. It's called GST. So सारे टैक्सेस को, पहले वैट लगता था, पहले सेल्स टैक्स था, पहले एक्साइज ड्यूटी थी, तो सब कुछ खत्म करके एक टैक्स, सबको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट नेम GST। सो थैंक यू क्लास।